विषय है जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप और लंका द्वीप, फिर भाषा, मातृका, भाषा और लिपि। इन विषयों को लेकर के गंभीरता से विचार किया गया है। पुराणों में जो विषय विवेचित है, उन्हीं विषयों को ओझा जी ने अन्य प्रमाणों के साथ इस पर विमर्श किया। जैसे जम्बू शब्द कहाँ से आया और इसका पुराना नाम क्या था, तो इन्होंने लिखा कि इसको हम पहले अक्कस कहते थे। अक्कस इति समाख्यायते, सैव पश्चात संस्कृत भाषायाम जम्बू इत्याख्यायते, और उसी को तद अपभ्रंशेन म्लेच्छ भाषायाम अमु इत्याख्यायते। इस प्रकार ये किस प्रकार से अक्कस से जम्बू, जम्बू से अमु ये हुआ और इसके अन्य क्या प्रमाण हो सकते हैं, उस पर तो उन्होंने चर्चा नहीं की। लेकिन एक चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कर दी कि इस प्रकार के लोगों का तादृश जम्बू नद्युपलक्षितः पामीर प्रदेश एव आसीत् पुरा काले पूर्वीय गोलार्धे प्रधान रूपः समृद्धतमः केंद्रभूतः प्रदेश। यह बड़ा समृद्ध प्रदेश था और इस प्रदेश में देवयुगीन लोग रहते थे। तत्रत्यानाम देवयुगीयानाम इह गोलार्धे एक तंत्रम स्वराज्यम आसीत इति कृत्वा पूर्वीय गोलार्धम जम्बू द्वीप शब्देन प्रसिद्धम आसीत। और उस जम्बू द्वीप प्रसिद्ध क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते थे, तो करें समस्त एशिया और समस्त यूरोप। वर्तमान युग प्रसिद्ध एशिया यूरोप देश, और केवल एशिया यूरोप देश नहीं, सोपद्वीप और अपने अपने द्वीपों के सहित। इसको उन्होंने कहा कि ये है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का स्वरूप क्या है, इस पर बहुत एकमति नहीं। फिर भी इन्होंने, ओझा जी ने इस विषय को इस प्रकार से उसकी भौगोलिक सीमा को निर्धारित किया और कहा कि कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी इसके हिस्से थे, लेकिन ये इसके हिस्से नहीं थे, क्योंकि इनका उल्लेख पुराणों में, अन्य जगहों पर इसका उल्लेख नहीं मिलने के कारण हम उनको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जम्बू द्वीप का हिस्सा नहीं मान सकते। इस प्रकार से जम्बू द्वीप के, क्योंकि जम्बू द्वीप में 9 वर्ष थे, 9 वर्ष में एक वर्ष भारतवर्ष, जो पुराण में 9 वर्ष है, और आग्निध्र को जम्बू द्वीप दिया गया था, और जम्बू द्वीप के आग्निध्र के 9 पुत्र थे और 9 पुत्रों को उन्होंने एक एक द्वीप दे दिया। तो 9 द्वीप थे जम्बू द्वीप के। 9 द्वीप माने 9 वर्ष, और उनके विभाजक जो थे वर्ष पर्वत थे, उसमें से एक भारतवर्ष। और इन्होंने उपद्वीपों के, जम्बू द्वीप के उपद्वीप की भी यहाँ चर्चा हुई है। इसका श्लोक भागवत से ही उद्धृत किया गया है कि स्वर्ण परस प्रस्थ चंद्र प्रस्थ आवर्तन नारमण को मंदर मंदर हरणि हरिण पांचजन्य सिंहलो लंकित। और यही इसी वर्णन को करते करते सिंहल और लंका दोनों शब्द आ गए, और इसी के कारण ओझा जी को यह बात कहनी पड़ी कि एक साथ सिंहल और लंका कैसे आ गए। यदि ये दोनों एक रहते तो इनका नाम कैसे एक साथ आता, एक रहते तो एक का नाम आता, दो कैसे आते। इसीलिए उन्होंने लिखा एक जगह
अथ दक्षिणेन लंका कालाजिन सौरी किरण ताली कटाह कांची मरुचि पट्टने ये सिंहला ऋषभा बृहत संहिता का उन्होंने उल्लेख किया कि बृहत संहिता में इनका नाम है। और सिंहल द्वीप और लंका द्वीप ये अलग अलग थे, ये एक नहीं हो सकते। और इसके लिए उन्होंने 12 प्रमाण दिए। लेकिन यही प्रमाण कहते कहते उन्होंने एक और प्रमाण दे दिया। वो प्रमाण ये दिया जो हम आजकल पढ़ते हैं कि भारतवर्ष के 9 खंड थे। भारतवर्ष के 9 खंड थे, उनमें से एक खंड कुमार खंड या कुमारी खंड है, जो जिसके ये साउथ जितने हम सार्क कंट्रीज कहते हैं वो सब इसी भारत भरत खंड या कुमार खंड या कुमारी खंड के। इसी बात को उन्होंने बताते हुए स्कंद पुराण का एक उदाहरण दिया है। भरतो नाम राजा भूत आग्निध्र प्रथितो क्षितौ यस्येदं भारतम वर्षम नामना लोके सुगीयते। आग्निध्र को कि जो 9 द्वीप हुए, उस 9 द्वीप में आग्निध्र को जम्बू द्वीप दिया गया था। और जम्बू द्वीप के राजा आग्निध्र थे। उन्होंने भारतम नवधा कृत्वा पुत्रेभ्य प्रददौ पृथक तेषां नामांकितान्नेव ततो द्वीपानि जज्जिरे इंद्रद्वीप कशे। अब ये भारत वर्ष के 9 द्वीप थे। इंद्रद्वीप कशेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान नागद्वीपस्तथा सौम्यो गांधर्वस्त्वथ वारुणः अयं तु नवमो द्वीपः कुमार्या संजितः प्रिये अष्टौ द्वीपाः समुद्रेण प्लाविताश्चा तथा पर। यही महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं कि ओझा जी कह रहे हैं, ये स्कंद पुराण का उदाहरण है कि सारे द्वीपों को तो समुद्र ने बहा दिया। एक केवल भरत खंड कुमार खंड या कुमारी खंड है, यही स्थित है। अष्टौ द्वीपा समुद्रेण प्लाविताश्च तथा परे प्रमाद ग्रामादिदेश संयुक्ता स्थिता सागर मध्यगा एक एव स्थितस्तेषां कुमार्याख्यस्तु सांप्रतम। केवल एक ही कुमार्याख्य जो है वही सांप्रत में है, और को तो समुद्र ने बहा दिया और समुद्र में चले गए। तो इन नामों की जो आजकल पुराण विमर्श आदि ग्रंथों में इनके इनकी आइडेंटिटी आजकल क्या है कि हम भूगोल बदलता नहीं है, नाम बदल जाते हैं। भूगोल वही है। समुद्र के कारण, जल के ऊपर होने के कारण कुछ स्थान जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन जो भौगोलिक स्वरूप है उन नामों को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए, जम्बू द्वीप की सीमा निर्धारित की जाए, भारतवर्ष की सीमा निर्धारित की जाए, और जो जो पुराणों में और भेदोपभेद है उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए, उनके साथ जोड़ा जाए, इस पर ओझा जी ने ये महत्वपूर्ण हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। और इस प्रकार से इस प्रसंग को सिंघल, आज तो सिंघल और द्वीप और लंका एक ही रूप में माना जाता है। और इसको हम किस प्रकार से अन्य, क्योंकि ये उनके सब कथन का एक ही आधार है कि ये दोनों भागवत में और बराह मिहिर की बृहत संहिता में दोनों का एक साथ नाम आया है। और दोनों नाम यदि दो अलग अलग हैं तभी दो नाम है, एक नहीं है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद जब भूमिखंड हुआ तो भूमिखंड में कोई भाषा बोली जाएगी, कोई लिपि होगी और कोई वर्णमाला होगी। तो इन विषयों को भी उन्होंने विस्तार से। अब ओझा जी का एक मत आया कि जो आजकल हम इंडो यूरोपियन कहते हैं,
यत्विह बदन्ति लोका इंडो यूरोपियन नामना आसीत काचित भाषा सा जननी विश्व भाषाणाम मन्ने सा ही छंदो भाषैव तु मूल भाषाद्याः जिंदाविस्ता छंदोभ्यस्ता सच्छंद आमनाय। तो वैदिक काल में, क्योंकि वेद जो है, वेद की भाषा और वैदिक वेद, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य, इनसे पुरानी भाषा में लिखा हुआ इतना बड़ा साहित्य उपलब्ध नहीं। और इंडो यूरोपियन का जो कॉन्सेप्ट आया 1784-85 के आसपास, तो इंडो यूरोपियन में उन्होंने ग्रीक, लैटिन और संस्कृत, यहाँ भी यूरोप और एशिया को मिला करके पूर्वी गोलार्ध को जम्बू द्वीप, तो ये विषय उन्होंने तो कह दिया कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत ये तीनों सिस्टर लैंग्वेज थी, इनकी एक मदर लैंग्वेज, प्रोटो लैंग्वेज कोई रही होगी। उसी बात को ओझा जी कह रहे हैं कि इसकी मूल भाषा वैदिक भाषा थी, और उसी से भारतीय भाषाओं का ही नहीं, दुनिया की भाषाओं का विकास हुआ। इसी प्रकार से लिपियों के बारे में और वर्णमाला के बारे में, उन्होंने वर्णमाला के बारे में लिखा है कि वर्णमाला जो पहले थी वह वर्णमाला पथ्या स्वस्ति थी, वो वैदिक वर्णमाला थी। उसी वैदिक वर्णमाला से ब्राह्मी आई, और उसी वर्णमाला से देवनागरी आई, जिसको पाणिनि जिसको उद्धृत करते हैं, उन्होंने उसको उद्धृत किया कि त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी ब्रह्म वर्णा संभवतो मता प्राकृते संस्कृते वापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा ब्राह्मी, उनको क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा प्रोक्त थी, तो उस जमाने में उस वर्णमाला में 63 और 64, उसके बाद जो आज की जो वर्णमाला है 50 वर्णों वाली देवनागरी वर्णमाला, तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, इस प्रकार से वर्णमालाओं का, और उनकी जो किताब है लिपियों पर, उस लिपियों में दुनिया भर की वर्णमालाओं का, कि वर्णमाला में कितने अक्षर और कहाँ से वर्णमाला शुरू होती है और कैसे लिखा जाता था, लेखन पद्धति, लिपि और भाषा, इन सब के विषयों को विस्तार से समझने के लिए अनेक प्रमाण उपस्थापित किए हैं, जो भाषा विज्ञान के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं।